नमस्कार एवं प्रणाम। हिम टॉर्क में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो लगभग 15 साल पहले मेरे एक मित्र के साथ हुई थी। उस मित्र का नाम है पवन। पवन पेशे से एक पुरोहित है, पंडित है और पहाड़ों में जैसे पूजा पाठ, हवन, भागवत आदि लोगों की सुख समृद्धि के लिए उनके घरों या अन्य धर्मस्थलों पर जाकर करता है। पवन ने पढ़ाई में शास्त्री सन 2008 में की थी और फिर प्रैक्टिकली फील्ड वर्क सीखने के लिए उसके पड़ोस के गांव में एक बुजुर्ग अनुभवी पंडित थे, भोलाराम जी, तो उनके साथ समय समय पर जाता रहता था। भोलाराम जी की उम्र उस समय लगभग 60 से 65 वर्ष होगी। ठीक इसी तरह सितंबर महीने की एक शाम को पवन को भोला जी का फोन आता है कि 4 दिन का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ है एक गांव में, तो कल सुबह जल्दी जाना है। इधर पवन ने कहा कि ठीक है चाचा जी, चले जाएंगे। अगले दिन पवन भोला जी के साथ उस गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गांव उनके घर से दूर था, ज़्यादा नहीं तो लगभग 8-10 घंटे का रास्ता तो होगा ही। तो उन्होंने सुबह अपने गांव से बस ली और शाम के वक्त उस गांव में पहुंच गए। गांव में उनको ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 घर दिख रहे थे। अच्छा, गांव में जब वो पहुंचे तो बिल्कुल सन्नाटा और शांति छाई हुई थी और वो गांव पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ था और साथ में एक छोटी सी खड्ड भी बहती थी। अगर आप खड्ड नहीं जानते तो बताता हूँ कि खड्ड एक रूप से छोटी सी नदी या नाला होती है जो छोटी छोटी 2 पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है और अंत में एक बड़ी नदी में समा जाती है। जब उस गांव की शुरुआत में खड्ड के किनारे एक घाट भी था जहां पर गेहूं वगैरह पीसी जाती है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कई सालों से बंद पड़ा हो। गांव में एंटर होने के बाद भोला जी ने जो सबसे पहला घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया और बोले कि हाँ जी, कोई है घर पर? गोपाल जी का घर कहाँ है, आप कोई बता सकता है क्या? लेकिन घर से कोई आवाज़ नहीं आई। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उधर पवन ने पूछा कि चाचा जी, आप पहली बार आए हैं यहाँ? मैंने सोचा कि शायद आपके यजमान होंगे पुराने, तभी आप इतने दूर आए हैं। तो भोला जी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कल शाम को ही एक फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे इस गांव में आना है और गोपाल दास जी के घर में पूजा पाठ रखा गया है, और वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है तो काम कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चले आते हैं। अब पवन भी सोच में पड़ गया था क्योंकि आज से पहले वो इतने दूर पूजा पाठ के लिए भोला जी के साथ नहीं आया था। अच्छा चलो, आ गए थे। अब पवन ने भोला जी को बोला कि आप एक काम करिए, उन्हें फ़ोन कर लीजिए। भोला जी ने फ़ोन देखा तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। भोला जी ने अपनी बाजू को ऊपर करके भी देखा लेकिन सिग्नल नहीं आया। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब आदमी करीब आया तो उन्होंने पूछा कि आप बताएंगे गोपाल जी का घर कहाँ है? आदमी 5-7 सेकंड देखने के बाद उन्हें पूछता है कि आप कौन हैं? भोला जी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं और उनके घर जाना है। तो आदमी ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा, चलते हुए पवन ने पूछा कि गांव के सभी लोग कहाँ हैं, कोई दिख नहीं रहा है। आदमी ने बोला कि सभी लोग अभी अपने अपने खेतों खलिहान में गए हुए हैं, काम कर रहे हैं और शाम को ही आएंगे। लगभग 5 या 7 मिनट बाद वे सभी एक घर के आंगन में पहुंच गए। आदमी ने एक घर की तरफ इशारा किया और वहां से चला गया। फिर भोला जी ने आवाज़ लगाई कि गोपाल जी, हम लोग आ गए हैं। तभी कुछ समय बाद एक महिला दरवाज़ा खोलती है और उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद पवन ने महसूस किया कि एक अजीब सी दुर्गंध पूरे घर से आ रही थी। वे दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। भोला जी ने कहा कि गोपाल जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। उस महिला ने बोला कि अभी वे बाजार गए हैं और पूजा पाठ का सामान लाना है, बस आने ही वाले होंगे। इधर पवन की नज़रें अपने आसपास के वातावरण को देख रही थीं। उसने देखा कि कमरे की छत पर गहरे लाल रंग से हाथ के निशान बने हुए थे। तभी एक लड़की उनके लिए चाय लेकर आ गई। महिला ने कहा कि ये हमारी बेटी है, हमारी 2 बेटियां हैं, दूसरी बीमार है, उसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप और पाठ करवा रहे हैं। अब भोला जी ने कहा कि आप एक काम करिए, तब तक मुझे बेटी की कुंडली दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ कि कैसे कैसे ग्रह चले हैं उसके आजकल। महिला ने कहा कि मैं भी ढूंढ रही थी सुबह, लेकिन मुझे मिली नहीं। बस यही बातें कर रहे थे कि एक आदमी लगभग 50 साल की उम्र का कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने नमस्ते का भाव किया और आदमी ने कहा कि मेरा नाम गोपाल है और मैंने ही आपको फ़ोन किया था। बस इधर उधर की बातें करते हुए गोपाल ने कहा कि कल सुबह से शुरुआत करेंगे और सारा सामान मैं लेकर आ गया हूँ। अब भोला जी ने कहा कि ठीक है। पवन ने देखा कि घर में बिजली नहीं है तो इसका कारण पूछा। गोपाल ने जवाब दिया कि ट्रांसफार्मर जल गया है, 2 दिन हो गए हैं, इसलिए बिजली नहीं है। अब रात को खाना वगैरह खाने के बाद दोनों को एक कमरे में सोने के लिए कहा। दोनों, भोला जी और पवन जी, दोनों सोने के लिए चले गए। कुछ देर बाद महिला 2 गिलास दूध के लेकर आई और उस वक्त पवन वॉशरूम गया था। आने के बाद उसने दूध के गिलास देखे, लेकिन पवन दूध नहीं पीता था। उधर भोला जी ने एक ही बार में अपने दूध का गिलास सीधा मुंह में लगाकर गड़क लिया
और साथ में पवन के लिए लाया हुआ गिलास भी पी लिया। अब दोनों दिन के सफ़र के बाद इतने थके हुए थे कि एकदम से बिस्तर पर जाके ही नींद आ गई। रात को करीब 2 बजे के आसपास पवन को नींद में लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। कुछ आवाज़ें सी आ रही थी। उसकी अचानक से नींद खुली और कुछ घबराहट सी हुई। आसपास का वातावरण बिल्कुल सन्नाटा भरा था। पवन ने भोला जी की तरफ देखा, लेकिन भोला जी अपने बेड पर नहीं थे। पवन ने सोचा कि शायद वॉशरूम गए होंगे, इसलिए फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन 10-12 मिनट तक नींद नहीं आई और पवन के दिमाग में आया कि भोला जी अभी तक क्यों नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। फिर भी पवन ने सोचा कि चलो आ ही जाएंगे। फिर से लगभग 10 मिनट का इंतजार करने के बाद जब नहीं आए तो पवन उठा और दरवाज़ा खोलकर वॉशरूम जाने लगा। वॉशरूम घर के आंगन से बाहर था। बाहर निकलते ही एकदम से ठंडी हवा का झोंका आया और पवन के शरीर में एकदम से सिहरन सी दौड़ उठी। लेकिन जैसे तैसे अपने हाथों को बगलों में दबाए हुए वॉशरूम गया, लेकिन वहां देखा तो कोई नहीं था। अपने आसपास इधर उधर देखने लगा, लेकिन पवन को कोई नहीं दिखा। अब पवन सोच में पड़ गया कि आखिर गए तो कहाँ गए भोला जी। अभी सोच ही रहा था कि लगा कि कोई पीछे से आ रहा है और एकदम से लगा कि शायद भोला जी होंगे। लेकिन जब पीछे की तरफ फ्लैश की तो कोई नहीं। पवन ने सोचा कि चुपचाप कमरे में ही चलता हूँ। जैसे ही कमरे के अंदर पवन दाखिल हुआ तो भोला जी को बेड पर पाया। उसने पूछा कि आप कहाँ थे। भोला जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रजाई ली और फिर से सो गए। पवन ने सोचा कि शायद थके हुए हैं, इसलिए बोलने के लिए भी आलस्य कर रहे हैं। अच्छा, किसी तरह सुबह हुई। दोनों पुरोहित नहा धोकर अपने काम में लग गए और पूजा पाठ शुरू हो गया। बीमार लड़की जब पूजा में बैठने के लिए आई तो पवन ने देखा कि महिला और गोपाल दोनों एक काले कंबल में लपेटे हुए किसी को उठाकर ला रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी अंग दिख नहीं रहा है। मुंह से लेकर पैर तक सब ढका हुआ है। अब इधर पवन को बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए उसने भोला जी की तरफ देखा, लेकिन भोला जी अपने में ही मस्त हुए चौकी को सजा रहे थे। पवन ने यह भी महसूस किया कि कल रात से भोला जी बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर सब सेट करने के बाद पूजा शुरू हुई। दोनों महिला और उसके पति ने उस लड़की को बिठाकर पकड़ रखा था। पूजा होने के बाद दोनों पुरोहित वहीं बरामदे में बैठकर अपना जाप करने लगे। पवन ने कई बार बीच में जब इधर उधर सभी होते तो बात करने की कोशिश करता भोला जी से, लेकिन भोला जी कोई उत्तर तो दूर पवन को देख भी नहीं रहे थे। पवन ने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हुई है, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में मंत्र वगैरह तो अच्छे से पूरे जोश में उच्चारण में पढ़ रहे थे। जैसे तैसे शाम हुई। शाम को बारिश शुरू हो गई और फिर रात को बहुत तेज बारिश। पहाड़ों में वैसे भी बरसात में काफ़ी बारिश होती है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। पवन और भोला जी अपने अपने बेड पर लेटने के लिए जब आए तो पवन ने पूछा कि चाचा जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कृपया करके मुझे बताइए, बात करिए। लेकिन भोला जी बिल्कुल चुपचाप रजाई ओढ़कर सोने के लिए लेट गए। इधर पवन अब सोचने लगा कि क्या हो सकता है, इन्हें क्या हुआ है। वह सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात को पवन को नींद में फिर से आवाज़ें आने लगी कि कोई उसे पुकार रहा है, और आज फिर से एकाएक नींद खुल गई। पवन ने सोते हुए महसूस किया कि बाहर बरामदे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। पवन ने फ्लैश ऑन करके भोला जी की तरफ देखा तो भोला जी सोए हुए थे। पवन उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। पवन ने जोर लगाकर भी देखा, लेकिन दरवाज़ा ऐसा लग रहा था कि बाहर से बंद किया है। पवन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कमरे में पड़े हुए एक मेज को दरवाजे तक खिसखिसाया और उस पर चढ़कर दरवाजे के ऊपर जो वेंटिलेटर होता है उससे देखने की कोशिश की। और जब उसने बाहर का दृश्य देखा तो पवन के तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वो महिला अपने हाथों के बल छत से लटकी हुई है और उसके पांव जमीन को छू रहे हैं। उसका पति नीचे अंगीठी में आग जला रहा है और महिला की बड़ी वाली लड़की ने किसी को पकड़ा हुआ है। ध्यान से देखा तो कोई कुछ कंकाल की शक्ल में कोई था, सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी उस आग की रोशनी में, और महिला बीच बीच में कुछ बोल रही थी। पति के साथ में पड़ा हुआ झाड़ू वो भी अपने आसपास खुद ही चल रहा था, मतलब अपने आप उन सब के चारों तरफ सफाई के साथ साथ गोल गोल घूम रहा था। साथ ही साथ वो अजीब सी दुर्गंध वेंटिलेटर के पास तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। ये देखते देखते ही पवन के दिल की धड़कन एकदम से 400 पार हो गई थी और घबराकर नीचे गिरने ही वाला था कि एकदम से मेज पर से उतर गया। अब 2-3 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे मेज को अपनी जगह किया और दरवाजे की कुंडी को फिर से लगा दिया, ताकि बाहर से जब कोई दरवाज़ा खोले
तो अंदर नहीं आ सके और जाकर अपने बेड पर लेट गया। अब पवन के दिमाग में शुरू से लेकर अभी तक सारे सीन नजर आ रहे थे। तब एकाएक उसके दिमाग में आया कि जब से भोला जी ने दूध पिया है उसके बाद उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, और उसने दूध वो पिया नहीं था, इसलिए वो ये सब देख पा रहा है और सोच पा रहा है। तभी अचानक से दरवाजे पर आवाज़ हुई कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही बार खटखटाहट हुई और उसके बाद अब बाहर से आ रही आवाज़ें कम हो रही थी, लेकिन बारिश की आवाज़ अभी भी बहुत आ रही थी। और लगभग 10 मिनट बाद पवन ने जब देखा कि अब सिर्फ बारिश की ही आवाज़ आ रही है, तो पवन उठा और भोला जी को उठाने लगा कि भोला जी उठ जाओ, उठ जाओ। भोला जी उठकर बैठ तो गए, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे और ना ही पवन की तरफ देख रहे थे। पवन उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी के अभी, ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें बस निकलना है अभी। बस यही बोलते बोलते फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। फिर भोला जी के फ़ोन को ढूंढा तो उसमें देखा कि लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, लेकिन उसकी बैटरी भी लो हो गई थी। पवन ने अपना बैग उठाया और उसी में भोला जी का भी सामान सारा रख दिया और भोला जी को बाजू से पकड़ के उठने को कहा। भोला जी भी वैसे ही उठ गए और वैसे ही चल पड़े। तो पवन ने उन्हें जूते वगैरह पहनाए और फिर मेज की मदद से वेंटिलेटर के पास जाकर देखा कि कोई बाहर तो नहीं है, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए पवन ने मेज को साइड में करके दरवाज़ा धीरे धीरे खोला और अपने आसपास देखा, लेकिन बारिश और ठंडी हवा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस फिर भोला जी की बाजू पकड़ के आंगन की तरफ चल पड़ा और जैसे ही दोनों आंगन में पहुंचे, जोर लगाकर भोला जी को खींचकर रास्ते की तरफ ले भागा और लगातार भागते ही रहा। अंधेरे और बारिश के कारण उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन बस दोनों दौड़ते ही जा रहे थे, अब जब तक गांव से बाहर नहीं निकल गए। इधर पवन भोला जी को बोल रहा था कि भोला जी होश में आओ और जल्दी चलो, लेकिन भोला जी बस चुप हुए आगे की तरफ देख रहे थे। अब चलते चलते काफ़ी दूर आ गए थे और बारिश भी कम हो रही थी, लेकिन अब ठंड के कारण उनकी हालत भी ख़राब हो रही थी। फिर चलते हुए पास में देखा कि पुराना सा शेल्टर बना हुआ है, तो वहाँ जाकर बैठ गए। अब वहाँ पर बैठे बैठे उन्हें ठंड लग रही थी, तो इसलिए पवन ने कुछ एक अपने आसपास से सूखी लकड़ियाँ लाकर जैसे तैसे आग जलाई और फिर कुछ देर बाद सुबह भी हो ही गई। वहाँ उस रास्ते से पूरे दिन में लगभग 1 या 2 बसें जाती होंगी, इसलिए उनका इंतजार करने लगे। लगभग दोपहर से पहले बस आ ही गई और उस बस में बैठकर शाम को भोला जी के घर दोनों पहुँच गए और उनके परिवार को जाके ये सारी बात बताई। अब उन्हें बताने के बाद सीधा अपने घर आ गया। घर आने पर पवन से यही पूछा गया कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गए, तुम तो बोल रहे थे कि 4-5 दिन में आओगे। अब पवन ने उन्हें भी सारी बात बताई। अब घर वाले तो घर वाले, उन्होंने भोला जी के साथ पवन को जाने से बिल्कुल मना कर दिया। बस ऐसे ही कुछ दिन बीते होंगे तो पवन भोला जी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं उठा रहा था। तो कुछ एक आधा दिन बीत जाने के बाद पवन उनके घर उनका हालचाल पूछने चला गया, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि उनकी तो कल रात को ही मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में। तो वहाँ उनके घर पर अंतिम संस्कार का आयोजन चला हुआ था। पूछा कि कैसे, तो पता चला कि जब से वे पाठ से आए हुए थे वे किसी से बातचीत कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने कमरे में गुमसुम बैठे रहते थे और ऊपर से खाना भी नहीं खा रहे थे। इसकी वजह से कमज़ोर हो गए थे। इसीलिए एक दिन वहाँ रहने के बाद बोला कि किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए, और कल शाम को हम सभी घर आ गए थे क्योंकि आज सुबह हमने बड़े शहर जाना था एक मनोचिकित्सक के पास। लेकिन सुबह जल्दी सभी उठे, सिर्फ भोला जी नहीं उठ पाए, शायद वो नींद में ही चल बसे थे। ये सुनकर पवन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उनके साथ बहुत बार काम करने गया था, उन्होंने साथ में बहुत समय बिताया था और इसलिए उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी खासी हो गई थी। फिर ऐसे ऐसे कई दिन, महीने, कई साल बीत गए। फिर एक बार पवन कहीं पूजा पाठ करने गया था, तो उसे वहाँ पर एक पंडित पुरोहित साथी मिला जो उस अजीबोगरीब गांव के नज़दीकी गांव से था। इसलिए पवन ने बताया कि ऐसे ऐसे वो एक बार उस गांव में पाठ करने गया था। अब साथी पुरोहित ने अचंभे से पूछा कि वहाँ किसके घर गए थे और कब। पवन ने बताया कि वो लगभग 5 साल पहले गोपाल जी के घर गया था। पुरोहित साथी बोला कि भाई तुम झूठ क्यों बोल रहे हो कि वहाँ पर 5 साल पहले गए थे, क्योंकि वो गाँव तो लगभग 25 साल पहले ही खाली हो गया था। सिर्फ एक परिवार उस गाँव में रहता है, पता नहीं वो रहता भी है या नहीं। फिर पवन के कहने पर उसने सारी बात बताई कि बहुत साल पहले उस परिवार पर चुड़ैल का परिवार होने का टैग लगा था, इसलिए गांव के मुखिया टाइप लोगों ने उस परिवार को गांव से निकाल दिया था। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उस गांव के लोग बीमार होने लगे। बीमार हुआ व्यक्ति बात करना छोड़ देता था, बिल्कुल चुपचाप रहता था और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती थी, इसलिए बीमारी हॉस्पिटल जाकर भी ठीक नहीं हो पाती थी। तो कुछ लोगों ने तांत्रिक वगैरह की मदद ली। उसी तांत्रिक ने बताया कि वो चुड़ैल की वजह से ही हो रहा है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस उस गांव को छोड़ दीजिए, तभी कुछ कर सकता हूँ। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अब सभी लोग मरने शुरू हो गए थे तब विश्वास हुआ। इसलिए कुछ लोग उस चुड़ैल को ढूंढने भी गए थे, लेकिन उन्हें उस परिवार का कुछ पता नहीं चला था।
और फिर लगभग कुछ समय बाद सभी लोग एक एक करके अपने अपने परिवारजनों के साथ उस गांव से निकल गए थे। फिर उसके कुछ समय बाद अफवाह फैली कि उस गांव में वो निकाला हुआ परिवार, चुड़ैल का परिवार, फिर से रहने आया हुआ है। बस ये सब हुआ था। पवन जैसे जैसे ये सुन रहा था उसके दिमाग में सारी घटना फिर से मंडरा रही थी। फिर पवन ने अपने साथी पुरोहित को अपनी सारी घटना सुनाई कि हम लोग ऐसे ऐसे वहाँ पर गए थे और ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। बाकी अब भोला जी इस दुनिया में नहीं रहे। साथी पुरोहित ने भी बोला कि ठीक किया जो उस रात वहाँ से भाग आए थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है भगवान का कि तुम बच गए। फिर उन दोनों ने यही कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो उस चुड़ैल की लड़की किसी कारणवश मर गई होगी, लेकिन उन्होंने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया था। शायद वे उसे जिंदा करने के लिए ये सब कर रहे थे। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अकस्मात मृत्यु और मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाता है, इसलिए शायद वे लोग पाठ के जरिए और उनके काले जादू टोना के जरिए दोनों उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। और शायद वो दूध अगर पवन ने भी पी लिया होता तो वो भी जिंदा नहीं बचता। और हाँ, शायद वो अजीब सी दुर्गंध उस लड़की के मरे हुए शरीर से आ रही होगी। लेकिन एक बात आज तक पवन की समझ में नहीं आई कि जिस आदमी ने उन्हें रास्ता दिखाया था वो कौन था। इसी के साथ आज की ये घटना यहीं समाप्त होती है कि आपको क्या लगता है कि कौन था जो उन्हें उस चुड़ैल के घर तक ले आया था। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।